हेलो बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने संकरण को कंप्लीट कर लिया था और संकरण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अतिव्यापन को। तो संकरण में हमने ये पढ़ा था कि जब लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति के कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करें और उतनी ही संख्या में क्या बनाए, नए कक्षकों का निर्माण कर दे, तो ऐसे कक्षकों को क्या कहा जाता है, संकरित कक्षक। और इस परिघटना को क्या बोला जाता है, संकरण बोला जाता है। तो हमने संकरण के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात की कि संकरण के फलस्वरूप क्या होता है, हम बॉन्ड एंगल या स्ट्रक्चर के बारे में बता पाएंगे। किससे कारण बताएंगे, क्योंकि संकरण से ही पता चलेगा कि बॉन्ड एंगल या संरचना जो है वो कैसी बनेगी। क्यों? क्योंकि जो संकरित कक्षक जो हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो रिपल्शन जो लगे वो मिनिमम रिपल्शन लगे। ठीक है, तो संकरण के फलस्वरूप क्या होता है, संरचना का निर्माण जो है, बॉन्ड एंगल का जो फॉर्मेशन है, वो बॉन्ड एंगल की जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलेगी, संकरण से मिलेगी। लेकिन अतिव्यापन क्या है, अब अतिव्यापन की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो अतिव्यापन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संकरण से कभी भी बंध का निर्माण नहीं होता है। संकरण से कभी भी बंध का निर्माण नहीं होता है। संकरित कक्षक क्या होंगे, सिर्फ एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन लगे, लेकिन उससे कभी भी बंध का निर्माण नहीं होता है। तो बंध का जब निर्माण होगा तो बंध का निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, अतिव्यापन चाहिए। तो जब दो अर्धपूरित कक्षक एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। तो अतिव्यापन क्या है, दो कक्षकों का एक दूसरे में क्या हो जाना, मिश्रित हो जाना। ये मान लीजिए ये एक कक्षक है और एक ये कक्षक है। अगर मान लीजिए ये एक दूसरे के पास आते हैं अर्धपूरित कक्षक और ये एक दूसरे में धस जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो इस परिघटना को क्या बोला जाता है, अतिव्यापन बोला जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं कि अतिव्यापन जो है अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के बीच होता है। यानी कि अतिव्यापन होने के लिए एक तो मान लीजिए अगर मीथेन की स्ट्रक्चर की आप बात करें तो मीथेन का ये तो हो गया sp3 संकरित कक्षक और जो कि अर्धपूरित है। दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1s कक्षक, हाइड्रोजन का 1s कक्षक। ये क्या करेंगे, एक दूसरे में आकर धस जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, बंध का निर्माण होगा। किस तरीके से होगा, मैं यहां बना देता हूं आपको। तो यहां पर क्या है, ये बंध का निर्माण हो रहा है। तो ये कक्षक क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में धस जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दो कक्षकों का एक दूसरे में धस जाना ही क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। और अतिव्यापन में दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के बीच होगा। दैट मीन्स एक तो है कार्बन के कक्षक और ये किसका है, हाइड्रोजन का कक्षक। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वो ये कह रहा है कि अतिव्यापन जो है वो दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य होगा। ठीक है, लेकिन संकरण जो है वो एक ही परमाणु के कक्षकों के मध्य होता है। दूसरी बात की जाए तो संकरण जो है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि संकरण के अंदर अर्धपूरित, पूर्णपूरित और खाली कोई भी कक्षक पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जब बात अतिव्यापन की आती है तो अतिव्यापन के लिए कौन चाहिए, अतिव्यापन के लिए चाहिए केवल और केवल अर्धपूरित कक्षक। तो अर्धपूरित कक्षक एक दूसरे में इजीली क्या होंगे, धस जाएंगे, जिसके कारण बंध कैसा बनेगा, बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। या बंध जो है, बंध का निर्माण जो होगा वो
तो जिसके कारण क्या होगा, बंध का निर्माण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट, अतिव्यापन के फलस्वरूप बंध का निर्माण होता है। तो हमने क्या किया, संकरण में ये चीज पढ़ ली थी कि संकरण क्या हुआ, जब लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति के कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए कक्षक बना लिए। ठीक है, लेकिन उनसे कभी भी बंध का निर्माण नहीं हुआ। बंध का निर्माण कब होगा, जब दो कक्षक एक दूसरे में क्या होंगे, धस जाएंगे। और ये दोनों कक्षक बंध बनाने के लिए क्या होने चाहिए, अर्धपूरित होने चाहिए। तो थर्ड जो पॉइंट है, अतिव्यापन में क्या होंगे, अतिव्यापन के फलस्वरूप बंध का निर्माण होता है, जबकि संकरण के फलस्वरूप कभी भी बंध का निर्माण नहीं होता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि अतिव्यापन जो है कक्षकों के दिशात्मक गुणों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज़्यादा दिशात्मक गुण होंगे उतना ही कक्षक क्या होंगे, कक्षकों के मध्य इंटरमिक्सिंग जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, और जिससे बंध क्या बनेगा, मजबूत बंध बनेगा। देखिए, जैसे ये कह देता हूँ मैं कि ये दो कक्षक हैं, इसमें ये जो लोब्स हैं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है कैप वाला एरिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, अर्धपूरित कक्षक, और बंध का निर्माण इजीली कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इनकी जो दिशात्मक गुण जो हैं जितने ज़्यादा होंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस साइड में है तो इन्होंने बंध का निर्माण कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में होता तो ये बंध का निर्माण इजीली नहीं कर पाता। दैट मीन्स अगर गोलाकार कक्षक होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चारों ओर फैले हुए होंगे, तो उसके दिशात्मक गुण क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात चलते हैं, अब हम ऐसी बात करते हैं कि कक्षकों के दिशात्मक गुण किस बात पर डिपेंड करते हैं। तो कक्षकों के जो दिशात्मक गुण हैं उनकी बात कर लेते हैं। बच्चों, यहां पर जब डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात की जाती है, डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है, यहां पर देखिए कि अगर s ऑर्बिटल है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो x डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो y डायरेक्शन में भी हो सकता है, और z डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है। दैट मीन्स किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो हम नहीं कह पाएंगे। दैट मीन्स ये तीनों डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर जो डायरेक्शनल कैरेक्टर जो है, डायरेक्शनल कैरेक्टर वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब हम बात करें अगर p ऑर्बिटल्स की, तो px जो ऑर्बिटल है वो किस तरीके से है, देखना, px ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वो इस तरीके से है ना। तो यहां पर px की बात की जाए तो इसके जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी है वो किस में होगी, ओनली x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपने y डायरेक्शन ली या z डायरेक्शन ली तो ये बीच में से कट जाएगा। दैट मीन्स आपको y और z डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स इनकी जो लोब्स होती है px, py एंड pz, तो इनकी जो लोब्स होती है वो होती है अलोंग द एक्सिस। दैट मीन्स एक्सिस के अलोंग ही इनकी लोब्स होती है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इन लोब्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो अगर आप बात करें कि px की जो लोब है वो कहां होगी, अलोंग द x एक्सिस, तो y और z डायरेक्शन की आप बात करेंगे तो ये यहां से होके निकलेगा, और अगर यहां से होके निकलेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप py की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या होगी, along the y axis only। अगर आपने x और z डायरेक्शन लिया तो आपको इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी नहीं मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। यही आप pz की ओर बात करेंगे तो इसकी जो लोब्स होगी वो क्या होगी, along the axis। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की स्प्रेडिंग टेंडेंसी कहां पे होगी, ओनली along the z एक्सिस। ठीक है, ओनली along the z एक्सिस होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि y
y और x डायरेक्शन पे आपको इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। तो अब आप खुद ही कंपेयर कर लो इसको, आप क्या करिए खुद ही कंपेयर करके देखिए कि s जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पूरे में किधर से ही आए, मेरी तरह गोल मटोल है, ठीक है, तो वो क्या है x y या z कहीं से भी लो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी आएगी, ठीक है। दैट मीन्स वो किसी एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्प्रेड हुआ नहीं है, ठीक है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ओनली एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात की जाए तो हमेशा p के ज्यादा होंगे S से, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्शनल कैरेक्टर के, ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शनल कैरेक्टर के। तो आप ये कह सकते हैं यहां पर कि p के बीच में ओवरलैपिंग है और S के बीच में ओवरलैपिंग है, तो कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी, p के बीच में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी। दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं यहां पर कि p के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यहां तक की तो आपने बात कर ली। ये कौन सी बात है, ओनली अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के टाइम की बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के टाइम क्या होगा। तो आप एक चीज देखिए, वापस इस पर आते हैं हम p पर, कि s के तो हमने कह दिया कि डायरेक्शनल कैरेक्टर कम है। क्यों कम है, क्योंकि यह पूरी तरीके से चारों ओर स्प्रेड हुआ है। लेकिन p की अगर बात करें तो p कैसा है, एक ही डायरेक्शन के अलोंग स्प्रेड हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों की ओर पॉसिबिलिटी है। जबकि आप हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी जो है वो मिनिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ओनली नीचे की साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि p के साथ कंपेयर करिए तो इसमें तो ऊपर और नीचे दोनों साइड हो सकता है, जबकि यहां पर कहां होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी नीचे की साइड ही ज्यादा होगी। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के डायरेक्शनल कैरेक्टर को कंपेयर किया जाए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या आएगा बच्चे, ज्यादा आएगा। दैट मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो जो मोर स्टेबल या मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक बात है। जबकि अब आप बात करते हैं कि क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे एक जैसे होते हैं, नहीं, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे नहीं होते हैं। उनका क्या होता है, शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज एक जैसा नहीं होता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर आप बात करें कि साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। देखिए मैं यहां पे बना देता हूं आपको कि अगर इस तरीके से बात की जाए, ये तीनों की शेप एक जैसी है लेकिन साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलोंगेटेड होता जा रहा है। तो आप कहेंगे कि मान लीजिए एक यहां पे S और एक P आए तो यहां पर साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर दो P आए तो जैसे जैसे P ऑर्बिटल्स आते जाएंगे वैसे वैसे इलोंगेटेड ये होता जाएगा। दैट मीन्स साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, सेम, लेकिन इनका साइज जो है वो सेम नहीं होता है। इनका साइज कैसा होगा, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर होगा। तो इनको हम ये बोल सकते हैं ये होगा sp, ये होगा sp2 और ये होगा sp3। तो हमने अभी ये पढ़ लिया कि इन तीनों का जो साइज जो है, इन तीनों का साइज जो है बच्चे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। sp का सबसे छोटा, फिर sp2 का और फिर sp3 का। तो अगर बात की जाए कि इन तीनों में से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करेगा, तो
डायरेक्शनल कैरेक्टर या ओवरलैपिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओवरलैपिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है। तो ओवरलैपिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। दैट मीन सबसे छोटा साइज किसका? तो आप अगर बात करेंगे ओवरलैपिंग की यहाँ पर, तो ओवरलैपिंग किसकी सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा होगी sp की, फिर sp2 की और फिर sp3 की। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनेगा? जहां पर ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो ही बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए बच्चे, तो sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का और फिर sp3 का। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं बच्चे, उनके अंदर ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं एज कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमने अभी पढ़ लिया था कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर तो क्या होगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर कम होंगे, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो जो ओवरलैपिंग है वो सबसे पहले डिपेंड करती है साइज के ऊपर, दूसरा डिपेंड करती है डायरेक्शनल कैरेक्टर के ऊपर। तो अगर साइज के ऊपर डिपेंड करेगी तो जितना छोटा साइज होगा उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगी? बढ़िया होगी। इस कारण sp की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी, फिर sp2 की और sp3 की जो ओवरलैपिंग है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना हो, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करें, तो जितने ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होंगे, जितने ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होंगे उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगा? अच्छा होगा। तो अगर बात की जाए p और p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो p ऑर्बिटल और इधर भी p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग जो है वो pp के बीच में क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। दूसरा अगर बात की जाए, ये p ऑर्बिटल और दूसरा क्या है? s ऑर्बिटल, ये p और ये s, तो ये p और s के बीच में क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तीसरा बात करें हम, s और s के बीच में क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर किस में ज्यादा होंगे? सबसे ज्यादा pp में, फिर ps में, और सबसे कम किस में होगा? ss में। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो pp का बना हुआ बॉन्ड जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ओवरलैपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो अब आप कर पाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो भी हैं वो आप कर पाएंगे। अब ये जो ओवरलैपिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि ओवरलैपिंग कितने टाइप से होता है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहला जो ओवरलैपिंग का टाइप है उसे बोला जाता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग। डायरेक्ट ओवरलैपिंग क्या चीज होती है कि दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आए और यहां पर एक दूसरे में क्या हो जाए? इंटर मिक्स हो जाएं, तो इसको बोला जाएगा डायरेक्ट ओवरलैपिंग। तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है। जबकि अगर मान लीजिए यहाँ पर बात की जाए कोलैटरल ओवरलैपिंग की, कि यहां पर बात कीजिए
सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा। कब कब? S और S के बीच में सिग्मा बन सकता है, S और P के बीच में सिग्मा बन सकता है, और P और P के बीच में सिग्मा बन सकता है। अभी हमने बना के भी दिखाया कि S और S के बीच में होगा तो ये इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, S और P के बीच में होगा तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जबकि P और P के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर डायरेक्शनल कैरेक्टर किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसमें ज़्यादा ही होगा। अब बात करिए यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है ओनली सिग्मा बॉन्ड, तीनों में ही क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। अब मान लीजिए ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पर एक ही एंगल से ना, एक ही एक्सिस से ना आकर इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से कोलैटरली एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा, जो ओवरलैपिंग होगी उसको क्या हम बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोलैटरल ओवरलैपिंग। दोबारा सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स यहाँ पर एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इसी अप्रोच को बोला जाता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग। तो ये जो टक्कर होगी वो क्या होगी? अच्छी टक्कर होगी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो बहुत ही मजबूत होगा। अगर मान लीजिए ये एक दूसरे को ऑर्बिटल्स इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वह कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये एक अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है क्योंकि एक दूसरे को कोलैटरली अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कोलैटरली अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा? वीक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पर कोलैटरल ओवरलैपिंग कब होगी? p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल लेटरल, ठीक है, तो इसे बोला जाएगा, ये जो होगा ये ऑर्बिटल ये हो गया p y और दूसरे एटम का भी py, ये इस एक तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं, ये भी py और ये भी py। तो इन दोनों के बीच में अब जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, तो इसे बोला जाएगा पाई बॉन्ड बोला जाएगा। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए कि ओवरलैपिंग जो है वो क्या है? एक तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको? ओवरलैपिंग के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? ये क्या होंगे? कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो बनेगा पाई बॉन्ड, और डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेंगे तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करेगा डायरेक्ट ओवरलैपिंग पर, और दूसरा डिपेंड करेगा डायरेक्शनल कैरेक्टर पर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बॉन्डिंग जो हो रही है वो मजबूत होगी। तो सिग्मा बॉन्ड जो है, स्ट्रेंथ की बात की जाए, स्ट्रेंथ, तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? हमेशा ही ज्यादा होगी किससे? पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है? डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर संकरण ज्ञात करने की बात आए कि आप संकरण को या हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंध होता है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर क्या होंगे? खाली सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड होगा यानी कि द्विबंध होगा तो वहां पर कैसे बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड होंगे, और एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए
अगर त्रिबंध हो तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा तथा 2 पाई बंध होंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसको। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है कि कौन सा कंपाउंड है, मुझे पता नहीं चला कि कौन सा कंपाउंड है सर, किस तरीके से किया जाए, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ओनली सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है, अगर मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड आते हैं 4, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp3। ठीक है, अगर मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड आते हैं 3, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड आते हैं 2, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि चारों अलग अलग बॉन्ड हैं, तो क्या हो जाएंगे, चारों के चारों ही क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो कैसा होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कैसे कि अगर मान लीजिए 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, और शेप हो जाएगी यहाँ पर लीनियर, यानी कि रेखीय संरचना हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनाए गए हैं, तो ये क्या है, ये कार्बन की चारों वैलेंसीज फुलफिल नहीं की गई है। ये दर्शा रहा है कि कार्बन एकल बंध द्वारा किसी परमाणु से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एकल बंध द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। एकल बंध है या सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा। ये भी होगा सिग्मा, ये भी होगा सिग्मा, और ये भी होगा सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बंध की संख्या कितनी हुई, 4, और पाई बंध की संख्या कितनी हुई, पाई बंध हुए 0। ठीक है, तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा या संकरण क्या हो जाएगा, sp3। और आप जानते हैं मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तो वहां पर बॉन्ड एंगल कितना आया, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल यहां पर आ गया। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल यहां पर आएगा। तो यहां पर शेप कैसी होगी, शेप या आकार होगा चतुष्फलकीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, चतुष्फलकीय ऐसी संरचना जिसके अंदर 4 फलक होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय बोला जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको कोई संरचना दी गई है तो आप हाइब्रिडाइजेशन, संकरण या बॉन्ड एंगल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है एक सिग्मा और एक पाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, द्विबंध है, यानी डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बंध होगा और एक क्या होगा, पाई बंध होगा। अब देखिए ये जो फ्री वैलेंसी है, ये अलग सिग्मा बॉन्ड है और ये अलग सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा। टोटल इस कार्बन एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, 3, और पाई बंध का कितने का निर्माण किया, 1 पाई बंध का यहां पर निर्माण हुआ। तो इसमें संकरण क्या हो जाएगा, अगर 3 सिग्मा बंध है तो संकरण हो जाएगा sp2 संकरण। जब sp2 संकरण हो जाएगा तो यहां पर बंध कोण कितना होगा, बंध कोण होगा यहां पर 120 डिग्री का, 120 डिग्री का यहां पर बॉन्ड एंगल होगा। और इनकी जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी, इनकी आकृति हो जाएगी बच्चे ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, या इसे बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए तीसरे कंपाउंड की ओर हम चलते हैं। तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि त्रिबंध है। जब त्रिबंध है तो एक तो होगा सिग्मा बंध और 2 होंगे
पाई बंध, और जब एकल बंध है तो कैसा होगा, केवल सिग्मा बंध होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हुए, 2 सिग्मा बंध, और पाई कितने हैं, 2 पाई बंध। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम आप क्या कैलकुलेट करते हैं, ओनली सिग्मा बंध को कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा बंध यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp, संकरण क्या हो जाएगा, sp संकरण। और जब sp संकरित 2 कक्षक होते हैं, कल ही आपको बताया था कि sp संकरित अगर 2 कक्षक हैं तो ये इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या लगे, मिनिमम रिपल्शन लगे। ठीक है, तो मिनिमम जब रिपल्शन लगेगा तो ये कितने डिग्री के बॉन्ड एंगल पे आ गए, 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर आ गए। तो 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर इनकी संरचना कैसी बनी, रेखीय। इनकी संरचना कैसी बन रही है, यहाँ पर रेखीय संरचना, यानी कि बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, 180 डिग्री का, और इनकी संरचना जो है वो कैसी होगी, रेखीय, या इसे बोला जाएगा लीनियर शेप। ठीक है, अब देखिए अगर चौथे कंपाउंड की ओर अगर हम आए, इस तरीके से आपको कुछ दे रखा हो, तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। यहाँ भी एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। तो टोटल कितने सिग्मा बंध है, 2 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध। ठीक है, जब 2 सिग्मा और 2 पाई है यहाँ पर, तो संकरण कितना हो जाएगा बच्चे, संकरण हो जाएगा s और p। जब 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, और यहाँ पर भी शेप कैसी हो जाएगी, रेखीय, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लीनियर शेप। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, संकरण के द्वारा किसी का भी संकरण निकल आए तो आप बॉन्ड एंगल और शेप को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली, फिर से ध्यान देने वाली बात क्या है कि संकरण के द्वारा यहाँ पर कभी बंध का निर्माण नहीं होता। बंध का निर्माण कब होता है, जब अति व्यापन हो। ठीक है, तो बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब क्या बाकी रह गया है हमारा, इसके बाद जो है अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या बना लिया है, हमने बना लिया है हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया है और हमने ओवरलैपिंग को सीख लिया है। तो अब हमको संरचना बनाने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बच्चों बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।